Hello everyone. If you are preparing for NEET 2026, this chapter biological classification is very important for you. नमस्कार। आज हम बायोलॉजी के एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर बात करने वाले हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। सोचिए, हमारी इस धरती पर लाखों करोड़ों तरह के जीव जंतु पेड़ पौधे हैं। अब सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी वैरायटी को हम समझे कैसे, इन्हें ऑर्गेनाइज कैसे करें। चलिए इसको ऐसे समझते हैं। मान लीजिए आप एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी में हैं जहां लाखों किताबें हैं, लेकिन वो सब यूं ही बिखरी पड़ी हैं। कोई सिस्टम नहीं, कोई ऑर्डर नहीं। ऐसे में आप अपनी पसंदीदा किताब कैसे ढूंढेंगे? नामुमकिन सा है ना? बस कुछ ऐसी ही चुनौती वैज्ञानिकों के सामने भी थी। जीवन के इस विशाल बिखरे हुए पुस्तकालय को समझने के लिए एक सिस्टम बनाना बहुत बहुत जरूरी था। तो आज के इस सफर में हम यही देखेंगे कि इस लाइब्रेरी को आखिर ऑर्गेनाइज कैसे किया गया। हम विटेकर के 5 जगतों की सैर करेंगे, खासकर मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंगी को थोड़ा करीब से जानेंगे। और हाँ, आखिर में उन अजीब चीजों पर भी एक नजर डालेंगे जो इन जगतों में भी फिट नहीं होती। तो चलिए पहले ये समझते हैं कि आखिर एक सिस्टम की जरूरत ही क्यों पड़ी। देखिए, शुरुआत में जीवों को बस ऊपरी तौर पर बांट दिया जाता था, जैसे कि ये पौधे हैं और ये जानवर। लेकिन ये तरीका काफी नहीं था। जरा सोचिए, एक मशरूम क्या है, पौधा या जानवर? ऐसे कई जीव थे जो किसी भी कैटेगरी में ठीक से फिट ही नहीं हो रहे थे, जिससे बहुत कंफ्यूजन था। हमें एक बेहतर, ज्यादा साइंटिफिक सिस्टम चाहिए था। और फिर साल 1969 में इस पूरी कहानी में एंट्री होती है हमारे लाइब्रेरियन की, R.H. विटेकर। उन्होंने क्रांतिकारी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दुनिया के सामने रखा, जिसने सारी कंफ्यूजन को लगभग खत्म ही कर दिया। उन्होंने पूरी लिविंग वर्ल्ड को 5 बड़े ग्रुप्स यानी किंगडम्स में बांट दिया: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमेलिया। तो विटेकर का ये सिस्टम आखिर था क्या? उन्होंने कुछ बहुत ही बेसिक लेकिन जरूरी बातों को अपना आधार बनाया। जैसे कि पहली चीज, सेल का स्ट्रक्चर। क्या वो एक सिंपल प्रोकैरियोटिक सेल है या फिर एक न्यूक्लियस वाला कॉम्प्लेक्स यूकैरियोटिक सेल? दूसरी चीज, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। मतलब क्या जीव सिर्फ एक सेल से बना है या बहुत सारे सेल से? इसके अलावा वो अपना खाना कैसे खाता है, रिप्रोड्यूस कैसे करता है, और सबसे जरूरी, उनके पूर्वज कौन थे, उनकी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री क्या है? बस इन्हीं सवालों के जवाबों पर उन्होंने ये पूरा सिस्टम खड़ा किया। जरा इस चार्ट पर नजर डालिए। ये विटेकर्स के सिस्टम की पूरी समरी है। सबसे पहला और सबसे बड़ा बंटवारा देखिए, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स यानी वो जीव जिनके सेल्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, उन्हें एक अकेले किंगडम मोनेरा में रख दिया गया। और बाकी सब, मतलब सारे के सारे यूकैरियोट्स, वो दूसरे 4 किंगडम्स में आते हैं। ये क्लासिफिकेशन की पहली और सबसे बड़ी सीढ़ी है। तो चलिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं पहले किंगडम मोनेरा से। ये प्रोकैरियोटिक जीवों का इकलौता घर है, जैसे कि बैक्टीरिया। ये धरती पर सबसे पुराने और सबसे ज्यादा तादाद में पाए जाने वाले जीव हैं। मोनेरा को आखिर क्या चीज खास बनाती है? देखिए, बाहर से ये भले ही सिंपल दिखें, लेकिन अंदर से इनका बिहेवियर और मेटाबॉलिज्म कमाल का होता है। ये आपको लगभग हर जगह मिल जाएंगे, उबलते पानी के झरनों से लेकर बर्फीले ग्लेशियर तक। और इनके एनर्जी पाने के तरीके वो तो और भी कमाल के हैं। बैक्टीरिया को पहचानने का एक तरीका उनके शेप से भी होता है। यहां आप 4 मेन शेप्स देख सकते हैं: गोल वाले कोकस, रॉड जैसे बैसिलस, कॉमा के शेप वाले विब्रियो और स्पाइरल यानी स्प्रिंग जैसे स्पिरिलम। ये उनकी पहचान का एक बेसिक तरीका है। अब किंगडम मोनेरा के अंदर भी 2 बड़े ग्रुप्स हैं। पहले हैं आद्य बैक्टीरिया या आर्कीबैक्टीरिया, जिसका मतलब है पुराने बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया की दुनिया के एक्सट्रीम सर्वाइवर हैं। ये बहुत ही मुश्किल हालात में, जैसे ज्वालामुखी के पास भी जिंदा रह सकते हैं। दूसरे हैं यू बैक्टीरिया यानी ट्रू बैक्टीरिया। ये वही हैं जिन्हें हम आमतौर पर बैक्टीरिया समझते हैं, जैसे साइनोबैक्टीरिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं किंगडम प्रोटिस्टा की तरफ। इसे अक्सर एक कैच ऑल कैटेगरी या मिसफिट्स का किंगडम कहा जाता है। इसमें वो सारे सिंगल सेल वाले यूकैरियोटिक जीव आते हैं जो ना तो फंगी हैं, ना पौधे हैं और ना ही जानवर। ये वाकई एक बहुत ही डाइवर्स ग्रुप है। ये किंगडम सच में अजूबों से भरा है। इसमें डाइटम जैसे क्राइसोफाइट्स हैं, डाइनोफ्लैजेलेट्स हैं जो पूरे समुद्र को लाल रंग में बदल सकते हैं, और यूग्लिनॉइड्स जैसे अजीब जीव हैं जो रोशनी में पौधे की तरह और अंधेरे में जानवर की तरह बिहेव करते हैं। और हाँ, हमारा जाना पहचाना अमीबा वो भी इसी ग्रुप का हिस्सा है।
अच्छा, जो लोग नीट या दूसरे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये एक बहुत ज़रूरी पॉइंट है। क्राइसोफाइट्स ग्रुप के जो डाइटम होते हैं उनकी सेल वॉल सिलिका यानी एक तरह से कांच की बनी होती है। तो जब ये मरते हैं तो उनकी ये सेल वॉल समुद्र की तलहटी पर जमा होती जाती हैं, जिससे डाइटोमेशियस अर्थ बनती है। इसका इस्तेमाल पॉलिशिंग और फिल्टर्स बनाने में होता है। ये तस्वीर दिखाती है कि ये छोटे छोटे जीव कितने पावरफुल हो सकते हैं। गोनियालेक्स जैसे डाइनोफ्लैजेलेट्स कभी-कभी इतनी तेजी से मल्टीप्लाई करते हैं कि वो पूरे के पूरे समुद्र को लाल रंग का कर देते हैं। इसी को रेड टाइड कहते हैं और ये समुद्री जीवन के लिए काफी जहरीला भी हो सकता है। हमारा अगला किंगडम है फंगी यानी कवक। ये हेट्रोट्रॉफिक जीव हैं, मतलब ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते। इनकी सेल वॉल काइटिन नाम के खास सब्सटेंस से बनी होती हैं। ये नेचर के सबसे बड़े रिसाइक्लर्स हैं जो मरी हुई चीज़ों को डीकंपोज करके न्यूट्रिएंट्स को वापस इकोसिस्टम में लौटाते हैं। फंगी को भी 4 मेन क्लास में बांटा गया है। पहले हैं फाइकोमाइसीटीज, जो आपको ब्रेड पर लगी फफूंद के रूप में आसानी से दिख जाएंगे। दूसरे हैं एस्कोमाइसीटीज, जिसमें यीस्ट और पेनिसिलिन बनाने वाला पेनिसिलियम आता है। तीसरे हैं बेसिडियोमाइसीटीज, जिसमें हमारे पसंदीदा मशरूम्स आते हैं। और चौथे हैं ड्यूटेरोमाइसीटीज, जिन्हें इम्परफेक्ट फंगाई भी कहते हैं, क्योंकि इनकी लाइफ साइकिल के बारे में अभी भी हमें पूरी जानकारी नहीं है। और आखिर में आते हैं हमारे दो सबसे जाने पहचाने किंगडम्स, प्लांटी और एनिमैलिया, मतलब पेड़ पौधे और जानवर। किंगडम प्लांटी के मेंबर ऑटोट्रॉफिक होते हैं, मतलब वो फोटोसिंथेसिस से अपना खाना खुद बनाते हैं। वहीं किंगडम एनिमैलिया के मेंबर हेट्रोट्रॉफिक होते हैं और खाने के लिए दूसरों पर निर्भर करते हैं। विटेकर के सिस्टम में ये दोनों अपनी अपनी जगह पर एकदम परफेक्टली फिट होते हैं और इनके बारे में हम किसी और बार डिटेल में बात करेंगे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो सही मायनों में जिंदा ही नहीं हैं और विटेकर के 5 किंगडम्स में से किसी में भी फिट नहीं होती। ये हैं क्लासिफिकेशन के एक्सेप्शंस। यहां हम बात कर रहे हैं वायरस, वायरॉइड्स और प्रायंस की। देखिए, वायरस में एक प्रोटीन का कवर होता है और अंदर जेनेटिक मटेरियल, लेकिन ये किसी जिंदा सेल के बिना मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। वायरॉइड्स तो वायरस से भी छोटे होते हैं, इनमें सिर्फ आरएनए होता है, कोई प्रोटीन का कवर नहीं। और प्रायंस, ये तो और भी अजीब हैं। ये सिर्फ गलत तरीके से फोल्ड हुए प्रोटीन्स होते हैं जो बीमारियां फैला सकते हैं। ये सभी क्लासिफिकेशन के बने बनाए नियमों को चैलेंज करते हैं। एक और बहुत ही शानदार एग्जाम्पल है लाइकेन। ये क्या है, पौधा या फंगस? असल में ये दोनों का एक खूबसूरत कॉम्बिनेशन है। ये कोई एक जीव नहीं है, बल्कि एल्गी और फंगस के बीच एक सिम्बायोटिक पार्टनरशिप है। एल्गी फोटोसिंथेसिस से दोनों के लिए खाना बनाती है और फंगस उसे रहने के लिए घर और न्यूट्रिएंट्स देता है। ये सहयोग की एक ऐसी मिसाल है जो क्लासिफिकेशन की तयशुदा लाइनों को धुंधला कर देती है। तो हमने देखा कि विटेकर के 5 किंगडम सिस्टम ने जीवन की इस विशाल वैरायटी को समझने में हमारी कितनी मदद की। लेकिन साइंस कभी रुकती नहीं, वो हमेशा आगे बढ़ती रहती है। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर छोड़ जाता है। सोचिए, अगर कल हम मंगल ग्रह पर या समुद्र की अंधेरी गहराइयों में कोई बिल्कुल नए तरह का जीव खोज लें, तो क्या हमें एक छठा किंगडम बनाना पड़ेगा? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें बताता है कि क्लासिफिकेशन की ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि ये तो बस एक नए चैप्टर की शुरुआत हो सकती है।